एक समय था जब स्कूल का मतलब सीखना नहीं होता था। स्कूल का मतलब होता था चुप रहना, सीधे बैठना, आंखें नीचे रखना और बिना सवाल किए वही दोहराना जो सामने खड़ा व्यक्ति कहे। सुबह की ठंडी हवा में एक पुरानी इमारत के भीतर लकड़ी की बेंचों पर बैठे बच्चे किसी मशीन की तरह दिखते थे। उनकी पीठ सीधी थी पर आंखों में डर था। उनके हाथ खुले थे पर दिमाग बंद। कक्षा के सामने एक व्यक्ति खड़ा था, हाथ में किताब, कभी कभी उसी हाथ में डंडा भी। उसकी आवाज गूंजती थी, ध्यान दो, याद करो, गलती मत करो। ये शिक्षा थी, या कम से कम उस समय इसे शिक्षा कहा जाता था। उस दौर में माना जाता था कि बच्चा कुछ नहीं जानता, उसका दिमाग खाली है, एक ऐसा बर्तन जिसे भरना है। शिक्षक बोलता था, बच्चा सुनता था। शिक्षक समझाता था, बच्चा रटता था। अगर बच्चा सवाल पूछ ले तो उसे बदतमीज कहा जाता था। अगर वो अलग जवाब दे दे तो उसे कमजोर समझा जाता था। और अगर वो सोचने लगे तो उसे सुधारने की जरूरत मानी जाती थी। क्योंकि उस समय एक बात तय मानी जाती थी, सोचना बड़ों का काम है, बच्चों का काम है मानना। कक्षा में बैठे उन बच्चों में से कोई ये नहीं पूछता था कि सूरज क्यों उगता है। कोई ये नहीं पूछता था कि बारिश कैसे होती है। कोई ये नहीं पूछता था कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं। और अगर किसी बच्चे ने हिम्मत करके पूछ ही लिया तो जवाब अक्सर ज्ञान नहीं होता था, बल्कि सजा होती थी। धीरे धीरे बच्चों ने सीख लिया, सवाल मत पूछो, गलती मत करो, जो कहा जाए वही दोहराओ। और इस तरह सोचने की उम्र में सोच मरने लगती थी। शिक्षा का मतलब बन गया था याददाश्त की परीक्षा। कितना याद है वही बुद्धि है, कितना दोहरा सकते हो वही ज्ञान है। बच्चों को नंबरों में तोला जाने लगा। कम नंबर मतलब कम दिमाग, ज्यादा नंबर मतलब तेज बच्चा। किसी ने ये नहीं पूछा कि बच्चा सोच कैसे रहा है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता था कि उसका उत्तर गलत क्यों है। गलत उत्तर बस गलत था, उसके पीछे की सोच कोई नहीं देखता था। धीरे धीरे स्कूल एक ऐसी जगह बन गया जहां जिज्ञासा मरती थी, कल्पना चुप हो जाती थी और डर पढ़ाया जाता था। लेकिन इसी दुनिया में, इसी सोच के बीच कहीं बहुत दूर एक सवाल जन्म ले रहा था। ये सवाल किसी शिक्षक ने नहीं पूछा था, ये सवाल किसी किताब में नहीं था, ये सवाल किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं था। ये सवाल बच्चों की आंखों से निकल रहा था। क्यों बच्चे गलत उत्तर देते हैं? क्या वे सच में गलत होते हैं या हम उन्हें समझ नहीं पा रहे? उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि बच्चा छोटा है इसलिए कम समझता है। लेकिन किसी ने ये सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि शायद बच्चा अलग तरह से समझता है। शायद उसका दिमाग उसी रास्ते पर नहीं चलता जिस रास्ते पर हम चलते हैं। शायद उसका उत्तर गलत नहीं, बस अलग है। और यहीं से धीरे धीरे एक नई सोच की जरूरत महसूस होने लगी। कुछ तो गलत था, स्कूल में, शिक्षा में और बच्चों के साथ हमारे व्यवहार में। अगर शिक्षा सच में विकास के लिए है तो फिर बच्चे डर क्यों रहे हैं? अगर पढ़ाई ज्ञान देती है तो सवाल पूछना अपराध क्यों है? इन सवालों के जवाब उस समय किसी के पास नहीं थे, लेकिन सवाल मौजूद थे। और यही सवाल आने वाले समय में पूरी शिक्षा व्यवस्था को हिला देने वाले थे। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। स्विट्जरलैंड की धरती शांत थी, चारों ओर पहाड़, हरियाली और साफ हवा। यहाँ शोर कम था और सोचने की जगह ज्यादा। इसी शांति के बीच एक बच्चा था जिसकी आंखें हमेशा जमीन की ओर रहती थीं। लेकिन वो खेल के लिए नहीं देखता था, वो ढूंढता था, कभी पत्थरों के नीचे, कभी पत्तों के बीच और कभी गीली मिट्टी में। उस बच्चे का नाम था जीन। बाकी बच्चों की तरह उसे खिलौनों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उसे जीवों में दिलचस्पी थी। खासकर उन जीवों में जिन्हें कोई ध्यान नहीं देता। घोंघे, धीरे चलने वाले, चुप रहने वाले और घंटों एक ही दिशा में रेंगते हुए। जीन उन्हें देखता रहा, वे कैसे चलते हैं, कब रुकते हैं और कैसे अपने खोल में छिप जाते हैं। दूसरे बच्चों के लिए ये उबाऊ होता, लेकिन जीन के लिए ये एक दुनिया थी। वो सवाल नहीं पूछता था कि घोंघा क्या है, वो ये जानना चाहता था कि घोंघा ऐसा क्यों है। समय बीतता गया, जीन बड़ा होता गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वो चीज़ों को वैसे नहीं देखता था जैसे बाकी लोग देखते थे। वो हमेशा ये सोचता था कि पीछे क्या चल रहा है। 10 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे किताबों से डरते हैं, जीन ने एक शोध लिखा, घोंघों पर। लोगों को हैरानी हुई, इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ। लेकिन जीन के लिए ये कोई उपलब्धि नहीं थी,
ये तो बस उसकी जिज्ञासा का परिणाम था। वो विज्ञान सीख रहा था, लेकिन उसके सवाल दर्शन जैसे थे। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता था कि दुनिया कैसे काम करती है, वो ये भी जानना चाहता था कि हम दुनिया को समझते कैसे हैं। यही फर्क था। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे एक बात खटकने लगी। बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उन्हें समझा नहीं जा रहा। वो देखता था कि बच्चे सवालों के अजीब जवाब देते हैं, गणित में, तर्क में और साधारण बातों में भी। शिक्षक कहते थे बच्चा गलत है, लेकिन जीन चुप नहीं रह पाया। उसने सोचा, अगर इतने सारे बच्चे एक जैसी गलतियां कर रहे हैं तो शायद गलती बच्चों में नहीं है, शायद गलती हमारी अपेक्षाओं में है। शायद हम बच्चों से वही सोचने की उम्मीद कर रहे हैं जो हम सोचते हैं। लेकिन क्या बच्चा वयस्क की तरह सोच सकता है? क्या उसका दिमाग उसी रास्ते पर चलता है? यहीं इसी सवाल ने जन्म लिया, बच्चे गलत क्यों सोचते हैं? ये सवाल सरल नहीं था। ये शिक्षा पर सवाल था, ये समाज पर सवाल था, ये वयस्कों की समझ पर सवाल था। जीन को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि बच्चा छोटा वयस्क नहीं है, वो अलग है। उसकी सोच अलग है, उसका तर्क अलग है, और अगर हम उसे उसी कसौटी पर तौलेंगे तो वो हमेशा गलत ही निकलेगा। यहीं से जीन पियाजे के भीतर एक नई यात्रा शुरू हुई, घोंघों से लेकर बच्चों तक, प्रकृति से लेकर दिमाग तक। अब वो सिर्फ जीवों को नहीं समझना चाहता था, वो सोच को समझना चाहता था। और यही जिज्ञासा आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी शैक्षिक क्रांति का कारण बनने वाली थी। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। कमरा छोटा था, लेकिन खामोशी गहरी थी। दीवारों पर किताबें थीं, मेज पर कागज बिखरे थे, और बीच में एक बच्चा बैठा था। उस बच्चे के सामने कोई परीक्षा नहीं थी, कोई समय सीमा नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस सवाल थे। जीन पियाजे कुर्सी पर थोड़ा झुक कर बैठा था। उसकी आवाज़ शांत थी, आदेश जैसी नहीं, बल्कि जिज्ञासा जैसी। वो बच्चों से बातें कर रहा था, उन्हें पढ़ा नहीं रहा था। अगर 2 गिलासों में बराबर पानी हो, उसने धीरे से पूछा, और एक गिलास का पानी किसी और बर्तन में डाल दिया जाए, तो क्या पानी की मात्रा बदल जाती है? बच्चे ने लंबे बर्तन की ओर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने बिना झिझक कहा, इसमें ज्यादा है। पियाजे ने सिर हिलाया। उसने बच्चे को गलत नहीं कहा, उसने नोट्स बनाए। यही वो क्षण था जहां पुराने मनोविज्ञान की दीवारें दरकने लगीं, क्योंकि अब तक माना जाता था कि गलत उत्तर मतलब कम बुद्धि, लेकिन यहाँ गलत उत्तर के पीछे एक सोच थी। बच्चा लंबाई देख रहा था, ऊंचाई देख रहा था, वो मात्रा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसकी सोच अभी वहां तक नहीं पहुंची थी। ये गलती नहीं थी, ये स्तर था। पियाजे ने ऐसे सैकड़ों प्रयोग किए। वो बच्चों से बातें करता, उन्हें बोलने देता और बीच में नहीं टोकता। वो सिर्फ उत्तर नहीं सुनता था, वो ये सुनता था कि उत्तर तक पहुंचा कैसे गया। कई बार बच्चे अजीब तर्क देते थे। कभी वे कहते कि सूरज हमारे पीछे चलता है, कभी कहते कि रात इसलिए होती है क्योंकि सूरज सो जाता है। पुराने मनोविज्ञान के लिए ये उत्तर बेकार थे, लेकिन पियाजे के लिए ये सोने के टुकड़े थे, क्योंकि इनमें सोच थी, एक अलग तरह की सोच। वो धीरे धीरे समझने लगा कि बच्चों का तर्क वयस्कों से अलग होता है। वयस्क चीजों को स्थिर मानते हैं, बच्चे उन्हें बदलता हुआ देखते हैं। वयस्क नियमों से सोचते हैं, बच्चे अनुभव से। और यही वजह है कि बच्चा कई बार सही उत्तर नहीं देता, लेकिन उसका तर्क पूरी तरह गलत भी नहीं होता। पियाजे ने एक नई बात कही, बच्चे का दिमाग खाली नहीं है, वो लगातार काम कर रहा है। वो हर अनुभव को अपनी समझ में ढालने की कोशिश करता है। जब नई जानकारी पुरानी समझ से नहीं मिलती तो टकराव होता है, और वहीं से सीख शुरू होती है। ये विचार छोटा नहीं था, ये शिक्षा की जड़ परवार था। अगर गलत उत्तर भी सोच का प्रमाण है, तो फिर शिक्षा का काम उत्तर सुधारना नहीं, सोच समझना होना चाहिए। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। शिक्षक चौंकने लगे, मनोवैज्ञानिक असहज होने लगे, क्योंकि अगर पियाजे सही था तो दशकों से जो पढ़ाया जा रहा था वो अधूरा था। पियाजे ने ये नहीं कहा कि बच्चे हमेशा सही होते हैं, उसने बस ये कहा कि बच्चे अलग होते हैं, और अगर हम उन्हें वयस्कों की कसौटी पर तौलेंगे तो हम उनकी सोच को कभी नहीं समझ पाएंगे। यही से मनोविज्ञान की दिशा बदलने लगी। अब सवाल ये नहीं था कि बच्चा कितना याद रख सकता है, सवाल ये था कि वो सोच कैसे रिगार्ड है। ये एक छोटी सी शुरुआत थी,
एक कमरे में कुछ बच्चों के साथ, लेकिन इसके असर से पूरी दुनिया की शिक्षा हिलने वाली थी और ये क्रांति चुपचाप शुरू हो चुकी थी। एक छोटा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा है। उसकी उंगली सामने की ओर उठती है और वो खुशी से चिल्लाता है, कुत्ता! सामने एक जानवर खड़ा है, 4 पैर, पूंछ, चलने का ढंग। बच्चे के लिए इतना काफी है। थोड़ी देर बाद वही बच्चा खेत की ओर इशारा करता है। वहां एक गाय खड़ी है। वो फिर कहता है, कुत्ता! कोई उसे टोकता नहीं, कोई हंसता नहीं, क्योंकि ये गलती नहीं है, ये उसकी समझ है। उसके दिमाग में एक तस्वीर बनी हुई है, 4 पैर वाला, चलने वाला जानवर। उस तस्वीर का नाम उसने रख दिया है कुत्ता। यही उसकी दुनिया है, यही उसकी व्यवस्था है। वो चीज़ों को ऐसे ही जोड़ता है। नई चीज़ें आती हैं, वो उन्हें पुरानी समझ में फिट कर देता है। जीन पियाजे इस दृश्य को देख रहा है। वो जानता है कि ये केवल शब्दों की गलती नहीं है, ये सोच की बनावट है। बच्चा दुनिया को टुकड़ों में नहीं देखता, वो पैटर्न बनाता है अपने हिसाब से। जब बच्चा घोड़े को देखता है, वो फिर वही शब्द बोल देता है, कुत्ता, क्योंकि उसके लिए ये नया नहीं है, ये बस पुरानी समझ का विस्तार है। यही वो प्रक्रिया है जिससे बच्चा दुनिया को अपनाता है। लेकिन एक दिन कुछ बदलता है। कोई बच्चे को रोक कर कहता है, ये कुत्ता नहीं है, ये गाय है। बच्चा चुप हो जाता है। उसके भीतर हलचल होती है। अब उसकी पुरानी समझ काम नहीं कर रही। वो दोबारा देखता है, सींग, बड़ा शरीर, दूध। अब वो मजबूर होता है अपनी सोच बदलने के लिए। ये आसान नहीं होता। पुरानी समझ टूटती है, नई बनती है। यही संघर्ष है। कुछ बच्चे तुरंत समझ लेते हैं, कुछ समय लेते हैं, कुछ बार बार गलती करते हैं, लेकिन हर बार उनका दिमाग काम कर रहा होता है। वे अपनी दुनिया को फिर से व्यवस्थित कर रहे होते हैं। जब बच्चा आखिरकार समझ जाता है कि कुत्ता और गाय अलग हैं, तो उसके भीतर एक संतुलन बनता है। अब उसकी सोच ज्यादा साफ है, ज्यादा मजबूत है। ये केवल शब्द सीखना नहीं है, ये ज्ञान का निर्माण है। पियाजे के लिए ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो भीतर बनता है। हर बार जब बच्चा नई चीज को समझता है, वो अपने भीतर की दुनिया बदलता है। और जब पुरानी दुनिया टूटती है तो दर्द होता है, उलझन होती है। लेकिन वही उलझन सीखने का रास्ता खोलती है। यही वजह है कि सीखना हमेशा सहज नहीं होता। गलती करना जरूरी है, भ्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बिना इनके समझ पैदा नहीं होती। जब बच्चा अपनी नई समझ को स्वीकार कर लेता है तो वो शांत होता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास आता है। अब वो जानता है, सिर्फ याद नहीं करता। यही वो पल है जहां सीखना पूरा होता है। यही वो पल है जहां ज्ञान जन्म लेता है। एक छोटा बच्चा है, उसकी दुनिया बहुत छोटी है। उसके लिए पूरा ब्रह्मांड उसकी माँ की गोद में सिमटा हुआ है। वो एक खिलौना पकड़ता है, रंगीन, हल्का और आवाज करने वाला। वो उसे हिलाता है, मुंह में डालता है, जमीन पर फेंकता है। हर हरकत उसके लिए सीखने का तरीका है। अचानक खिलौना माँ के हाथ से ढक जाता है। बच्चा रुक जाता है, उसकी आंखें खोजती हैं। फिर वो रोने लगता है। उसके लिए खिलौना अब मौजूद नहीं है। जो दिखाई नहीं देता वो उसके लिए होता ही नहीं। लेकिन समय के साथ कुछ बदलता है। एक दिन वही खिलौना फिर से छुपाया जाता है। बच्चा रुकता है, रोता नहीं। उसका हाथ आगे बढ़ता है और वो ढका हुआ खिलौना ढूंढ लेता है। उस पल उसके भीतर एक नई दुनिया बनती है। अब वो जानता है कि जो चीज दिखती नहीं वो खत्म नहीं होती। ये छोटा सा बदलाव नहीं है, ये सोच का जन्म है। समय आगे बढ़ता है। अब वही बच्चा बोलने लगा है। उसकी दुनिया रंगीन हो गई है। खिलौने अब जीवित हैं, कुर्सी दोस्त है, गुड़िया बात करती है और अंधेरा डराता है। वो कहानियां बनाता है, खुद से बातें करता है, अपने मन की दुनिया में रहता है। अगर वो दुखी है तो पूरी दुनिया दुखी है। अगर वो खुश है तो सब खुश हैं। वो मानता है कि दूसरे भी वही देखते हैं जो वो देखता है। अगर वो दीवार के पीछे खड़ा है तो उसे लगता है कि दूसरा उसे देख नहीं सकता। ये स्वार्थ नहीं है, ये सीमित दृष्टि है। वो अभी दूसरे की आंखों से देखना नहीं जानता। उसके लिए वो खुद ही केंद्र है। लेकिन उसकी कल्पना उड़ान भर रही है। यही उड़ान उसे आगे ले जाएगी। फिर एक और बदलाव आता है। अब बच्चा स्कूल जाने लगा है। उसके हाथ में किताबें हैं और दिमाग में सवाल। एक दिन उसके सामने 2 गिलास रखे जाते हैं, दोनों में बराबर पानी। वो देखता है, सोचता है और कहता है, बराबर है। फिर एक गिलास का पानी लंबे बर्तन में डाल दिया जाता है।
अब वही सवाल। बच्चा रुकता है, ध्यान से देखता है और कहता है, पानी वही है। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो सोच रहा है। उसकी समझ दिखावे से आगे बढ़ चुकी है। अब वो जानता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। लेकिन उसकी सोच अभी भी ठोस चीजों तक सीमित है। वो जो छू सकता है, जो देख सकता है, उसी पर तर्क करता है। फिर समय और आगे बढ़ता है। अब वो बच्चा सवाल करने लगा है, क्यों ऐसा होता है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या हमेशा यही सही है? वो नियमों को मानता नहीं, उन्हें परखता है। वो केवल जवाब नहीं चाहता, वो कारण चाहता है। अब वो उन चीजों पर भी सोच सकता है जो सामने मौजूद नहीं हैं। वो भविष्य की कल्पना करता है। वो अन्याय पर सवाल उठाता है। वो विद्रोह करता है, कभी चुपचाप, कभी जोर से। ये वो बच्चा है जो कभी खिलौना छुपने पर रोता था। अब उसकी दुनिया अमूर्त हो चुकी है। वो सोच सकता है, तर्क कर सकता है और अपने निष्कर्ष बना सकता है। यही यात्रा है, गोद से लेकर विचार तक, खिलौने से लेकर सिद्धांत तक, डर से लेकर तर्क तक, बचपन से युवावस्था तक। सोच का ये सफर अपने आप नहीं होता, ये हर चरण में अलग दुनिया बनाता है। और अगर हर दुनिया को उसकी उम्र के हिसाब से समझा जाए तो शिक्षा बोझ नहीं बनती, वो यात्रा बन जाती है। एक ही स्कूल है, एक ही समय, एक जैसी कक्षा, लेकिन अंदर दो अलग अलग दुनिया चल रही हैं। पहली कक्षा में शिक्षक सामने खड़ा है, किताब हाथ में है, आवाज ऊंची है। वो बोलता है, बच्चे सुनते हैं। वो लिखवाता है, बच्चे लिखते हैं। वो पूछता है और चाहता है कि ठीक वही उत्तर मिले जो किताब में छपा है। अगर कोई बच्चा रुक जाए, अगर कोई अलग बोले, तो माहौल भारी हो जाता है। यहाँ ज्ञान बहता नहीं है, ये थोपा जाता है। दूसरी कक्षा में माहौल अलग है। यहाँ शिक्षक कुर्सी पर बैठा है, कभी बच्चों के बीच, कभी उनके पीछे। वो बोलने से ज्यादा देखता है। वो आदेश नहीं देता, सवाल रखता है। वो कहता है, सोचो, छुओ, खुद देखो। बच्चे उठते हैं, चलते हैं, चीजों को हाथ में लेते हैं। कोई गलती करता है, कोई उलझता है, कोई हंसता है, लेकिन कोई डरता नहीं। यहीं पियाजे की कक्षा शुरू होती है। यहाँ शिक्षक ज्ञान का मालिक नहीं है, वो यात्रा का साथी है। वो रास्ता नहीं बताता, वो रास्ता बनाने देता है। अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो वो उसे रोकता नहीं, वो पूछता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? और वहीं से सीखने की असली प्रक्रिया शुरू होती है। पियाजे मानता था कि अगर शिक्षक ने जवाब दे दिया तो उसने सोच बंद कर दी। इसलिए उसकी कक्षा में जवाब कम होते हैं, सवाल ज्यादा। यहाँ किताब आखिरी चीज है, पहले अनुभव आता है। पानी को पहले छुआ जाता है, फिर उसके नियम पढ़े जाते हैं। गणित पहले खेल बनता है, फिर सूत्र। बच्चा पहले देखता है, फिर समझता है, फिर बोलता है। ये शिक्षा सिर के ऊपर से नहीं गुजरती, ये भीतर उतरती है। पियाजे का शिक्षक ये नहीं पूछता कि कितना याद है, वो पूछता है, तुमने क्या समझा? और अगर बच्चा अधूरा समझता है तो वो अधूरा नहीं मानता। वो जानता है कि समझ बन रही है, धीरे धीरे। यही वजह है कि पियाजे की कक्षा में शोर होता है, लेकिन वो शोर अराजकता नहीं है, वो सोच का शोर है। यहाँ सवाल अनुशासन तोड़ते नहीं, वे उसे गहरा करते हैं। यहाँ शिक्षक डर पैदा नहीं करता, विश्वास जगाता है। वो बच्चों को तैयार जवाब नहीं देता, वो उन्हें तैयार दिमाग देता है। यही पियाजे का शिक्षक है, एक ऐसा शिक्षक जो खुद पीछे हटता है ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। और यहीं से शिक्षा का चेहरा बदल जाता है। घंटी बजती है, कक्षा की हवा अचानक भारी हो जाती है, बच्चों की सांसें तेज हो जाती हैं, कागज मेज पर रख दिए जाते हैं, कलम हाथ में थरथराने लगती है। ये परीक्षा है। कमरे में बैठे हर बच्चे को पता है कि आज उसके दिमाग की नहीं, उसकी याददाश्त की जांच होने वाली है। प्रश्न सामने हैं, साफ, सीधे और ठंडे। लिखो वही जो पढ़ाया गया था। सोचो मत, समझाओ मत। जो बच्चा रट सकता है वो तेज कहलाता है, जो बच्चा सोचता है वो उलझा हुआ माना जाता है। कुछ बच्चे लिखते चले जाते हैं, बिना रुके, बिना हिचक। कुछ बच्चे बीच में रुक जाते हैं। वे प्रश्न को देखते हैं, फिर बाहर की ओर देखते हैं। वे सोच रहे होते हैं, लेकिन सोचने के लिए ये जगह नहीं है। समय खत्म होता है, उत्तर पुस्तिकाएं जमा होती हैं, नंबर आते हैं। एक बच्चा पास है, एक बच्चा फेल। किसी ने ये नहीं पूछा कि किसने कैसे सोचा। नंबर बोलते हैं,
और वही अंतिम सत्य बन जाते हैं। पियाजे इस दृश्य को देखता है और चुप नहीं रह पाता। वो पूछता है, क्या ये शिक्षा है? अगर बच्चा सूत्र समझता है लेकिन शब्द याद नहीं रख पाता, तो क्या वो अयोग्य है? अगर बच्चा सवाल का उत्तर अलग तरीके से देता है, तो क्या वो गलत है? रटंत शिक्षा इन सवालों से डरती है, क्योंकि रटना आसान है, मापना आसान है, नंबर देना आसान है, लेकिन सोच को नापना मुश्किल है, और सिस्टम हमेशा आसान रास्ता चुनता है। इसलिए जो बच्चे अलग सोचते हैं, वे धीरे धीरे हाशिए पर चले जाते हैं। उन पर ठप्पा लग जाता है कमजोर, औसत, असफल। जबकि सच्चाई ये होती है कि वे सिर्फ दूसरे रास्ते से चल रहे होते हैं। पियाजे कहता है कि रटंत शिक्षा ज्ञान की हत्या करती है। वो बच्चे को सिखाती है कि सही वही है जो किताब में है। वो बच्चे को अपने अनुभव पर भरोसा करना नहीं सिखाती। धीरे धीरे बच्चा खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है, शायद मेरी सोच ही गलत है। और यहीं सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक बार बच्चा सोचने से डर गया तो शिक्षा खत्म हो जाती है। ये संघर्ष है, एक तरफ नियम, पाठ्यक्रम, परीक्षा, दूसरी तरफ एक बच्चा जो समझना चाहता है। सिस्टम कहता है चुप रहो और याद करो। बच्चा कहता है मैं समझना चाहता हूँ। पियाजे बच्चे के साथ खड़ा होता है। वो कहता है अगर बच्चा सोच रहा है तो वो असफल नहीं है, वो सिर्फ तैयार नहीं है उसी सांचे में ढलने के लिए। और यही बात रटंत शिक्षा को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि सोचने वाला बच्चा सिस्टम को चुनौती देता है। और ये संघर्ष आज भी जारी है। सुबह का समय है, स्कूल की घंटी बजने वाली है। गेट के बाहर छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। उनकी पीठ पर ऐसे बैग लटके हैं जैसे कोई बोझ ढो रहे हों। बैग भारी हैं, किताबों से भरे हुए, लेकिन चेहरों पर उत्सुकता नहीं है। कक्षा के भीतर लकड़ी की पुरानी बेंचें हैं, दीवारों पर धुंधले चार्ट, ब्लैकबोर्ड के सामने एक शिक्षक खड़ा है। बच्चे चुप हैं, इतने चुप कि उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई देती है। ये भारत की एक सामान्य सरकारी कक्षा है। यहाँ शिक्षा चल रही है, लेकिन सीखना दिखाई नहीं देता। शिक्षक किताब खोलता है, पाठ पढ़ता है, बच्चे वही पंक्तियां दोहराते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि सवाल पूछने का समय पाठ्यक्रम में नहीं लिखा। पियाजे अगर इस कक्षा में बैठा होता तो वो सबसे पहले बच्चों की आंखें देखता, और शायद वो वही देखता जो उसने सालों पहले देखा था। डर, डर गलत बोलने का, डर हंसी का, डर कम नंबर का। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी बहुत हद तक याद रखने पर टिकी है। हम कहते हैं कि बच्चा केंद्र में है, लेकिन कक्षा में किताब केंद्र में है। पियाजे कहता था कि बच्चा ज्ञान बनाता है, लेकिन यहाँ ज्ञान बांटा जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में सुंदर शब्द लिखे हैं: गतिविधि आधारित सीखना, सोचने की क्षमता, समझ का विकास। कागज पर पियाजे मौजूद है, लेकिन कक्षा में वो अक्सर गायब रहता है, क्योंकि समस्या किताब की नहीं है, समस्या समय की नहीं है, समस्या नियत की भी नहीं है, समस्या है तैयारी की। हमारे शिक्षक खुद उसी व्यवस्था में पढ़े हैं जहां सवाल कम थे और उत्तर तय थे। उन्हें बताया गया कि कक्षा को कंट्रोल करना है, पाठ पूरा करना है, परिणाम लाना है। उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि बच्चे की सोच कैसे पढ़ी जाती है। अगर कोई बच्चा अलग जवाब दे देता है तो शिक्षक उलझ जाता है, क्योंकि उसके पास उस सोच को समझने का समय और प्रशिक्षण नहीं है। पियाजे की शिक्षा धैर्य मांगती है। वो कहती है बच्चे को बोलने दो, गलती करने दो, सोचने दो। लेकिन हमारी कक्षा जल्दी में है, सिलेबस दौड़ रहा है, परीक्षा पास आ रही है, और बच्चा पीछे छूट रहा है। फिर भी बीच बीच में कुछ कक्षाओं में कुछ शिक्षक दिख जाते हैं, जो किताब बंद कर देते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो बच्चों को हिलने डुलने देते हैं। वहां पियाजे चुपचाप मौजूद होता है। वो किसी पोस्टर पर नहीं होता, वो बच्चों की आंखों में होता है। भारत की कक्षा में पियाजे पूरी तरह फिट नहीं बैठता, क्योंकि हमारी कुर्सियां अभी भी बहुत सख्त हैं। लेकिन वो असंभव भी नहीं है। जब कोई शिक्षक ये मान लेता है कि हर बच्चा अलग सोचता है, वहीं से बदलाव शुरू होता है। ये कहानी किसी एक स्कूल की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। और सवाल आज भी वही है, क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बस चुप रहना सिखा रहे हैं? समय आगे बढ़ चुका था। पियाजे की बातें दुनिया भर की कक्षाओं में पहुंच चुकी थीं।
बच्चों को अब सिर्फ गलती करने वाला नहीं, सोचने वाला माना जाने लगा था। लेकिन विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। जहां एक सोच जन्म लेती है, वहीं सवाल भी जन्म लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पियाजे की किताबें पढ़ीं। उन्होंने उसके प्रयोग दोहराए। उन्होंने बच्चों को फिर से देखा और फिर उन्होंने पूछा, क्या हर बच्चा एक ही तरह से सोचता है? उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कुछ देर से। कुछ बिना उम्र बदले ही गहरी बातें सोचने लगते हैं। तो क्या विकास के चरण सब पर एक जैसे लागू होते हैं? पियाजे ने कहा था कि बच्चा उम्र के साथ एक चरण से दूसरे चरण में जाता है। लेकिन नई रिसर्च ने दिखाया कि कभी-कभी बच्चे एक ही समय में दो तरह से सोच सकते हैं। कभी वे ठोस सोचते हैं, कभी अमूर्त। तो क्या चरण सख्त हैं या लचीले? ये सवाल आसान नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि पियाजे ने बच्चों की क्षमता कम की। शायद बच्चे हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार हैं। और फिर एक और आवाज उठी, वाइगोत्स्की। वो कहता था कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो समाज से सीखता है, भाषा से सीखता है, दूसरों की मदद से सीखता है। जहां पियाजे अकेले बच्चे को देखता था, वहां वाइगोत्स्की दो लोगों के बीच की बातचीत देखता था। उसके लिए शिक्षक और साथी सीखने का हिस्सा थे। ये टकराव नहीं था, ये संवाद था। एक कहता था, बच्चा खुद बनाता है। दूसरा कहता था, बच्चा मिलकर बनाता है। धीरे धीरे ये समझ बनने लगी कि दोनों गलत नहीं हैं। पियाजे ने हमें बच्चे की आंतरिक दुनिया दिखाई, वाइगोत्स्की ने उसकी सामाजिक दुनिया। एक ने कहा, सोच का ढांचा भीतर बनता है। दूसरे ने कहा, सोच भाषा से फैलती है। अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन सही है। सवाल ये बन गया कि दोनों से क्या सीखा जाए। यही विज्ञान का संतुलन है। पियाजे ने जो रास्ता खोला, उस पर आगे बढ़ते हुए नई रोशनी जोड़ी गई और ये माना गया कि बच्चा न तो अकेला है, न पूरी तरह समाज का उत्पाद। वो दोनों के बीच खड़ा है। यही समझ पियाजे की सबसे बड़ी जीत भी है, क्योंकि जिस सिद्धांत पर सवाल उठते हैं वही जीवित रहता है और पियाजे की सोच आज भी इसीलिए जिंदा है। आज का बच्चा ब्लैकबोर्ड के सामने नहीं, एक चमकती हुई स्क्रीन के सामने बैठा है। उसकी उंगलियां कागज पर नहीं, कांच पर चलती हैं। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, यही उसकी नई दुनिया है। कभी वो वीडियो देखता है, कभी ऑनलाइन क्लास में शिक्षक की आवाज़ सुनता है, कभी एक क्लिक में 1000 जवाब पा लेता है। ऐसे समय में पियाजे की बात पुरानी लग सकती है, लेकिन असल में वो आज और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। पियाजे ने कहा था, बच्चा देखकर नहीं, करके सीखता है। अब सवाल उठता है, क्या स्क्रीन पर देखना करना है? क्या वीडियो देखकर अनुभव बनता है? अगर बच्चा सिर्फ उंगली घुमा रहा है, तो क्या उसका दिमाग वाकई सीख रहा है? पियाजे यहाँ हमें सावधान करता है। वो कहता है कि ज्ञान डाउनलोड नहीं होता, वो बनता है। अगर बच्चा खुद प्रयोग नहीं करता, खुद गलती नहीं करता, खुद सवाल नहीं बनाता, तो सीख अधूरी रह जाती है। डिजिटल युग में खतरा ये नहीं है कि तकनीक है, खतरा ये है कि बच्चा सिर्फ दर्शक बन जाए। पियाजे हमें याद दिलाता है कि स्क्रीन साधन हो सकती है, शिक्षक नहीं। असली शिक्षा तभी होती है जब बच्चा डिजिटल दुनिया को वास्तविक अनुभव से जोड़ता है, जब वो वीडियो देखने के बाद कुछ बनाता है, जब वो ऑनलाइन सवाल सुनकर ऑफलाइन सोचता है, जब वो टैबलेट से सीखकर दुनिया को छूता है। भविष्य की शिक्षा ना तो पूरी तरह डिजिटल होगी, ना पूरी तरह पुरानी। वो बीच का रास्ता होगी, जहाँ तकनीक बच्चे के हाथ में होगी, लेकिन सोच उसके दिमाग में। जहाँ शिक्षक स्क्रीन के पीछे नहीं, बच्चे के साथ होगा, और जहाँ बच्चा फिर से सीखने का केंद्र बनेगा। यही पियाजे का सपना था, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ जानकारी नहीं, समझ बनाता है। और शायद डिजिटल युग में यही उम्मीद सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बच्चा जमीन पर बैठा है, उसके हाथ में कोई खिलौना नहीं, फिर भी वो खेल रहा है। तभी वो पत्थर उठाता है, कभी उसे घुमाता है, कभी दूर फेंक कर देखता है कि क्या होगा। वो चुप नहीं है, वो भीतर ही भीतर लगातार सवाल कर रहा है। अगर ऐसा करूं तो क्या होगा? अगर वैसा करूं तो क्यों नहीं हुआ? ये गिरा क्यों? ये रुका कैसे? कोई उसे पढ़ा नहीं रहा, फिर भी वो सीख रहा है। यही दृश्य पियाजे की पूरी विरासत है। उसने हमें ये नहीं सिखाया कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसने ये दिखाया कि बच्चा कैसे सीखता है। उसने हमें याद दिलाया कि बच्चा खाली दिमाग लेकर दुनिया में नहीं आता, वो खोजकर्ता बनकर आता है, वैज्ञानिक बनकर आता है, दार्शनिक बनकर आता है। जब वो खेलता है, वो सिर्फ समय नहीं काटता, वो नियम बना रहा होता है। जब वो गलती करता है,
वो असफल नहीं होता, वो अगली समझ की नींव रख रहा होता है। जब वो सवाल पूछता है, वो अनुशासन तोड़ नहीं रहा, वो शिक्षा की शुरुआत कर रहा होता है। पियाजे की सबसे बड़ी देन किताबें नहीं हैं, सिद्धांत नहीं हैं। उसकी सबसे बड़ी देन ये एहसास है कि बच्चे को सुनना चाहिए, उसकी आंखों से देखना चाहिए, उसकी भाषा में सोचना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा सवाल पूछता है, वहीं से शिक्षा शुरू होती है। और जिस दिन हम सवाल करने वाले बच्चे से डरना बंद कर देंगे, उसी दिन हम सच में पढ़ाना शुरू करेंगे। यही पियाजे है, यही उसकी विरासत है।